चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूँ, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ, और मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सब जानते हैं मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, और मैं तो देखो हमारे यहाँ का तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही बड़ा तगड़ा है। अनुभव अपनी जगह होता है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह होता है, और हमारे यहाँ का तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही बड़ा तगड़ा है। मेरे यहाँ पे तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस का, दो महिला अगर रोड पर लड़ रही हो ना, कोई अंग्रेज खड़ा हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन मेरे मंदसौर का आदमी तो शर्त लगा लेता है, लाल वाली थारी ना काली वाली मारी, बता कोई जीत रही दो में से। बोले अपन तो वहां से भी फायदा निकालने को, अपना तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही बड़ा तगड़ा। और मेरे कभी सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। ये कॉन्फिडेंस होता है। और ये मालवे वाले को एमपी कर रहे थे, एमपी का मतलब ये नहीं होता है, सही कह रहा हूं, जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, जो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। ये तो आप मुझे केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा, जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। सही कह रहा, आया नहीं आया तो अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही कह रहा, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए जीवन में। सही कह रहा हूं। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है। भगवान, ये पीछे से कौन आवाज लगा दिया? पीछे से बंद करो इसको, पीछे से आवाज। अच्छा बदरी है तो खोई हो गई। वो मतलब अपना उद्देश्य, वो भी अपना उद्देश्य पूरा कर रहा, और मैं इधर से अपना उद्देश्य। जीवन में आए तो अपना उद्देश्य पूरा करना सीखो। जितने युवा लोग खड़े हैं, भगवान श्री राम से सीखना। भगवान श्री राम इस धरती पर आए, अपना उद्देश्य पूरा किया। आज ये सब लोग आए अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आए। आप सुनने के लिए आए, हम सुनाने के लिए आए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी कि उद्देश्य पूरा करो, कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। इस भागवत जी के मंच से बड़ी पंक्तियां देना चाहता हूं। बड़े लोग यहाँ खड़े हुए मेरे सामने, कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल थे। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वो बुआ जी जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, तो मेरे पड़ोस में एक बुआ जी है, वो बोले भला हो इस कोरोना का, जो राम जी का दर्शन करे दीदा। मैंने कहा ये तो अच्छा रहा बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। सही कह ना, लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति में दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। जितने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके बहुत बीघा बीघा के खेत होंगे, पर घर में आपकी भी स्थिति वही थी जो हमारी थी। सही कह रहा, हम जब कवि सम्मेलन करके जाते थे तो हमारे घर पे राजा महाराजाओं की तरह स्वागत होता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान घर वालियों ने हमसे घर के जाले तक साफ करवा लिए।
सही। एक दिन तो मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये अंतर आया कैसे? बोले मोदी जी के कारण। मैंने कहा मोदी जी के कारण कैसे? बोले मोदी जी ने ही कहा है आपदा को अवसर में बदलो। अब आप आपदा में फंसे हुए और मैं उसको अवसर में बदल रही हूँ। मतलब लॉकडाउन के दौरान ऐसी सी स्थिति हुई कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को। लॉकडाउन के दौरान जब फुल लॉकडाउन लगा था, उस फुल लॉकडाउन के दौरान भी नवरात्रि आई थी। मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं घर से बाहर निकला, गांधी चौराहे पे हमारे यहाँ 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर माता जी के मंदिर में पहुंचा। माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो। मैं भोलेनाथ जी के पास गया, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। फिर हमारे मंदसौर में बस स्टैंड बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो। बालाजी के पास गया, बालाजी भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और घर पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने के लिए आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले बेटा मैंने तो अपने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना बड़ी। उसके बाद फिर मैं बस स्टैंड बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी, न तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, न किसी रावण की लंका में आग लगानी थी। मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। बोले ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम थोड़ी पड़ता, लेकिन बड़े लोग बैठे हैं। लोग कहते हैं कि गांव में कविता नहीं सुनती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लोग पुलिस का मजाक उड़ा दे। फेसबुक की मैंने अभी कविता पढ़ी, माता बहनें मेरी बहनें बैठी हुई है। हिंदुस्तान में किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए? फेसबुक की मैंने बात की, हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ हर महीने दुराचार होता है और हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए? अभी पिछले महीने भी एक मर्डर हो गया कि रीति रिवाज और संस्कार से जो तेरी निगाह न हटती। अगर आप हास्य के साथ बड़ी पंक्तियों पर भी तालियां बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि इस रेवली देवली में हास्य के साथ कविता भी पूरी सुनी जाती है कि रीति रिवाज और संस्कार से जो तेरी निगाह न हटती तो तेरे परिवार की इज्जत भी उस समाज में न घटती। और आफताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश 36 टुकड़ों में न कटती। मुझे उम्मीद थी आप इतनी बड़ी ताली बजा देंगे, लेकिन अगली जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस पर इस सदन की सबसे बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहां लिखने से मोबाइल में माता बहनों की तालियां देखना चाहता हूं, भाई जो इतने खड़े हुए हैं, कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह वाह मुन्ना भाई जिंदाबाद। वाह। तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। तब इस रेवली देवली के मंच से खड़े होकर मुन्ना बेटी उनके समर्थन में कविता पढ़ता है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को जगा। पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती है क्या? उनके ऊपर से टेंशन आती है, वो अपने को पकड़ा देते हैं। सही कह रहा। पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा है बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे। करना बेचारा इन पुलिस वालों को यहाँ के जीव दौड़ी कतरी टेंशन होगी। सवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेरियो खेत की वागड़ पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। नहीं ये अगर ढीले ढीले पहुंचे भेरिया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन। उसको भी लोन सबूत भी तो को। और तालियां तो अगली बात पे बजा देना कि वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए
कि ये हमारी है ही कौन नहीं। पुलिस वालों के कितनी टेंशन होती है यार, है कि ना। उस्ताद को तो मालूम है, मेरे शहर में तो जगह जगह कैमरे लगा रखे पुलिस वालों ने। बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा। तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मनचले बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोला सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो नीमच की बस खड़ी के निकलेगी, बताइए तो जरा सा। मतलब हंसने के लिए हिंदू सब पुलिस वालों के कितनी दूर, पुलिस वालों की धमक बड़ी तगड़ी होती है। वो बात याद आ गई आज मेरे को, कहीं भी रखा है। पुलिस वालों की धमक बड़ी तगड़ी होती है, सही कह रहा हूँ। वो हमारे यहाँ वो एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था, आनंद ले लेना अगली बात के। वो हमारे यहाँ बाजे वाला जुआ खेल रहा था रात को, तो पुलिस वाले तो गए उसको, रात भर उसको कूटा थाने पे। वो सुबह 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा। वो ठीक 11 बजे उसको माता जी पूजन करने के लिए जाना, शादी का टाइम चल रहा है। रात को वो जुआ खेल रहा, रात भर उसको कूटा, थाने पे 8 बजे जमानत, 11 बजे उसको माता जी पूजन करने के लिए जाना। वो आगे बाजे चल रहे, पीछे औरतें चल रही, बाजे पे गाना चल रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरी बाजी रिया ओ माँ सोना। देखो भाई ने करो मजा हीरो, देखो ओ माँ सोनारा झांझरी वा। वो बाजे वाला जैसे ही चौराहे तक पहुंचा तो वहां पे वही पुलिस वाला गाड़ियों के चालान फाड़ रहे जिन्होंने रात को उसको कूटा। देखना धमक कितनी तगड़ी हो। बाजे वाले की निगाह जैसे ही सांप पे पड़ी, वो सांप की निगाह बाजे वाले पे पड़ी, तो बाजे वाला देख के ही संपट भूल गया, गाना ही चेंज। ओए रात भरी कूटा वो लटका के मोरी माँ, वो लटका के मोरी माँ, हाथ पग मारा बोली रिया माँ, हाथ पग मारा बोली। बोला हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांड से कच्चे चित्ती प्राणी नाम हसी तुम सकनोती तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। 19वां अध्याय नहीं समझ में आ रहा तो काहे के लिए हंस रहा, मैं बता रहा हूं नहीं, यहाँ से खड़े रखे। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं था, ये तो बाद में फिर इन्होंने बताया। बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में बड़े लोगों का होना कितना आवश्यक है। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया। बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। बोले नहीं बेटा आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली। मतलब अपने हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल करने के मामले में सब आगे आगे। और ये कवि क्या है, जितने हम कवि हैं सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर अपन मध्य प्रदेश की जमीन पे खड़े हैं, भाजपा के लोग मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन हम उधर राजस्थान जाते हैं हमारी हालत खराब हो जाती है। 90% कवि भाजपा वाले होते हैं। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, मेरे को एक अंग्रेज मिल गया वहां पे। मैंने उस अंग्रेज से, मैंने उस अंग्रेज से पूछा क्योंकि तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी। तो अंग्रेज बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हम माँ के यहाँ तो खाली तरबूज मीठो निकली जाए, हम उसमें ही खुश हो जाते। अपने यहाँ तो बहुत कम में ही खुश है, माता बहनें बैठी हुई इतनी सारी, अपन कम में ही खुश। एक छोटी सी बात बता दो, तालियां रोक कर बताना अगली बात पर। आप शाम को जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए और इन्होंने आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए, ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। बोले अपन तो कम में ही खुश, सही करा, मतलब अपने यहाँ अपन कम में ही खुश हो जाते। आपके पास अगर एक फटा हुआ 50 का नोट है, पूरे दिन टेंशन में, इसको किसको टिकाऊं, इसको किसको टिकाऊं, लेकिन शाम को जाते ही जैसे ही पेट्रोल के साथ एक गड्डी में सरका दो, ऐसी खुशी मिलती है जैसे पूरे खानदान की जीडीपी सुधार दी अपन। बोले अपन तो कम में ही खुश। और अगली खुशी पे तो आपकी तालियां बड़ी देखना चाहता हूँ। ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, भूतपूर्व युवा लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक छोटी खुशी बताता हूँ, आज से ठीक 6-7 साल पहले आपको आपके ससुर जी का फोन आया कि सुबह 6 बजे सासू माँ को बस में बिठा रहा हूँ। आप पूरी रात टेंशन में, 6-7 दिन तो गए।
लेकिन खुशी तो तब निकल के आती है जब सुबह 7 बजे के आसपास वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि रात को उसका बीपी बढ़ गया, फिर कभी बिठाऊंगा। अरे तालियां तो अगली बात तो बजाना कि 7:15 पे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हूं। तो देखो इनके लक्षण ये वाले हैं। सही कह रहा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी ब्रेक लग गई थी, लेकिन मेरा रोज का ही काम है, मैं निपटाना भी जानता हूँ, निपटाना भी जानता हूँ। सही कह रहा हूँ। अपने तो जीवन में मस्ती वाला कोरोना की बात बता रहा था मैं। जब कोरोना जैसी अनलॉक हुआ, हमारे यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम किया। देखो मेरे को कई तरीके की टेक्निक आती है और मेरे ये रोज का ही काम है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में क्या, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाता, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा धोर। भाग गया कुत्ता, अपने को कम टेक्निक आती। माता बहनें इतनी सारी बैठी हुई, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो माता बहनों के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मार जीव घबराई रहे। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, सही कह रहा हूं, तो मैं अगर कोई मर जाए न वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो यहाँ करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा है। टेक्निक होती है जीवन में, कुछ नहीं होता। मैं बात बता टेक्निक में बात बताऊंगा, लेकिन टेक्निक होती है जीवन में। अपने हिंदुस्तान में 50 तरीके की टेक्निक होती है। मतलब 10 महिलाएं रोने में निकाल देती है, वो यहाँ करके निकाल देती है। सही कह रहा हूँ। मैं अभी मेरे पास में कोई शांत हो गया तो मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ, 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली बोले जी वड़ा के फोन लगे तो हमारा फोन से वड़ा के फोन नहीं लगी रो जी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से ही नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर बताए, बोले 9827629600। अरे मजे तो अब लेना ताली बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छानी भैया लाड़ी रोमती आगे 0 लगे ले जा, राजस्थान की सीमा है। ये बढ़िया। लेकिन सही कह रहा हूं, मैं पिछले 8 दिन से कवि सम्मेलन में घूम रहा हूं। जितना बढ़िया कवि सम्मेलन आज आप लोगों ने सुना है, उतना 8 दिन में पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं सुना है। और आप भी ज्यादा भावुक मत हो, ये बात मैंने कल जयपुर में भी कही थी। सही कह रहा, मतलब अपने कहा ना टेक्निक होनी चाहिए, जीवन में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बात बता रहा था आपको, बात बता जैसे अनलॉक हुआ हिंदुस्तान में, कोरोना की इतनी धमाल हुई कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना। लॉकडाउन में ऐसी स्थितियां हुई कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। वो लॉकडाउन में कई तरीके की, जैसे अनलॉक हुआ, वो अनलॉक में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में मेरे को देवास में एक कार्यक्रम में बुलाया। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल गरम चाइना पर पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह वाह। अरे तालियां तो इससे डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ ये कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया, जैसे ये आया, वो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। उस्ताद, उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया। उनका आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, बड़े खून से मेरा तिलक निकाल दिया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। मैं खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं, वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब कब कौन कहां से आ रहा मालूम नहीं पड़ रहा। उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही। उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। कुछ तो भी चल रहा है। सही कर, मेरा तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ तुरंत शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं। बहुत जल्दी समझी क्यों तू?
तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मान रहा है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब कोरोना के टाइम पे ऐसे ऐसे, और हकीकत जितना कोरोना अपने हिंदुस्तानियों के काम में आया, उतना का उतना ही पाकिस्तान के भी काम में आया। सही कि जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया था, पाकिस्तान ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वाले को, बोले कितने का है, और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी। और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने फोर्स देके पूछा, बोले कितने पैक करना है, तो इसने फिर बात पलट दी, बोले आपके यहाँ बूस्टर डोज लग गया कि अभी काम बाकी है। तो फिर फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां कही, बस इस सदन को वापस गर्म कर देना। इधर के लोगों की खास तालियां देखना चाहता हूं, जो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है, औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल। अच्छा ये बात तो फ्रांस वालों ने कही, जो 4 पंक्तियां मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही, तालियां तो विस्फोट उस पर बजा देना जिसने अभी तक नहीं बजाई है, तू भी बजा देना रे भाई। सही कह रहा हाँ, ये खास आदमी यहाँ का, इसको मुंह तारिया था पर ये बैठा हुआ है और रोक कर बैठा हुआ है, ये पता नहीं कहां छोड़ेगा अभी है? और भरा पड़ा है अभी पूरी तरीके से। सही कह रहा है, आसपास से थोड़ा दूर हट जा, है क्या कर रहे हो? मेरी किसी भी पंच पे उसका भप्प हो सकता है। सही कह रहे हैं, हकीकत ये आनंद वाली बात है ना सर। लेकिन जो 4 पंक्तियां मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही, इस सदन की बड़ी तालियां रेवले देवली की देखना चाहता हूं कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो बात अगर मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं, और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। आनंद लो जीवन में। सही कह रहा हूं, ये आनंद वाली बात होती है, और कुछ भी हो जानकारी होना चाहिए, मुझे हर चीज की जानकारी। सही कह रहा हूं, और ये जो बात कर रहे हैं, ये बात हम उनसे अमित शाह जी से पूछ ली एक बार। अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले आपने एक 5 अगस्त के दिन हिंदुस्तान में राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, अगली 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब वो अमित शाह जी है, गृह मंत्री, देश के मस्ती के मूड में बैठे थे, उन्होंने पत्रकार को बुलाया, बोले इधर आ। अमित शाह जी है, उनके जलवे थे देश में। सही कह रहा हूं, उन्होंने देवदार बुलाया, एक तो क्या भगवा उड़ाया था अमित शाह ने। सही कह रहा हूं, मेरे यहाँ पे चुनाव के टाइम पे जब चुनाव चल रहे थे, डोकरी मरगी देखना मोदी जी की लहर कितनी खतरनाक थी। एक और बात याद आ गई तो सुना दूं इनको, मोदी जी की लहर कितनी खतरनाक थी, वो एक डोकरी मर गई हमारे यहाँ पे। सही कह रहा हूं, इधर डोकरी को लेटा रखा, उधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें ऐसे करती है महिला, वो अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, कोई पास में जाने को तैयार नहीं। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्हें देखा डोकरी रिटर्न हो गई, क्या मालूम ये सही में लेने आ गई, कोई पास में जाना तो डोकरी जैसे ही बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार तो पीछे के पीछे ही निकल लिए, बोले निकल लो, आज ये मामला उल्टा पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। सही कह रहा हूं, वो डोकरी बैठी हुई, कोई पास में नहीं। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, वो डोकरी के पास गया, बोले माता जी आप वापस आ गई हैं, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर वापस बना रहे। तो डोकरी बोली कि बेटा मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो डोकरी ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उठ के ही निकल ली, बोले आज लेने के लिए यही है अपने को। वो बिल्कुल वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके, जो डोकरी ने जवाब दिया, आनंद उस बात का लेना, बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी।
इतनी लहर खतरनाक थी, लोग ऊपर से आ गए। हालांकि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगली बात पे और जोरदार ताली बजा देना। अपने कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत वीआईपी किस्म के होते हैं, बहुत आखिरी में आते हैं और पहले निकल लेते हैं। उस कार्यक्रम में भी 2 रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए। उन्होंने देखा डोकरी तो बैठी हुई है, यहाँ पे तो पूरा माहौल खुशी में बदल गया। तो उन्होंने बड़े वाले बेटे से पूछा, बोले ये कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने जो पलट कर जवाब दिया उस पर फिर आनंद ले लेना। उन्होंने जैसे ही पूछा कि बोले ये कैसे क्या हो गया, तो बेटे ने पलट कर जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। बोले ऐसे ऐसे खतरनाक। तो वो अमित शाह से पूछ लिया एक पत्रकार ने, बोले आपने 5 अगस्त पे राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, अगले 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? तो अमित शाह ने जो बात कही मैंने उनको 4 पंक्तियों में लपेटी और आपकी फिर गर्मी को देखना चाहता हूं कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। अमित शाह ने उस पत्रकार को जवाब दिया कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। अरे 400 तो सीटें ही नहीं है वहां पे, थोड़ी तो जानकारी रखो। लोगों के पास जानकारी नहीं, मैं बांटता फिर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, सही कह रहा हूँ। वो अभी भी टीवी पे डिबेट चल रही, काला धन क्यों नहीं आया, 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 काला धन क्यों नहीं आया आज तक इस देश में? क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं लेने के लिए। सही कह रहा हूँ, काले धन क्यों नहीं आया, सही कह रहा हूँ। हकीकत और वो टीवी पे डिबेट चल रही, बोले पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा? जानकारी किसी के पास नहीं। भाजपा वाले बोल रहे, बोले हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री था इसलिए छोड़ा। कांग्रेस वाले बोल रहे, बोले हमने जिनेवा संधि कर रखी थी इसलिए छोड़ा। मजबूत जानकारी किसी के पास नहीं। और धन की जानकारी अगर दे दूं तो आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों के मेंटेनेंस पे भी 50 रुपए रोज के लगते हैं, और उस भिखारी के पास इतने पैसे भी नहीं कि अभिनंदन की मूंछों को सेट करवा दे। मतलब लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, सही कह रहा, लोगों के पास जानकारी। तो मैं बात बता रहा था आपको, बात मेरी उस वक्त स्लिप हो गई, तो भाई ने स्लिप कर दी बात। अब सुनो उस बात को ढंग से। हम डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर लोग हैं, और ये हिंदुस्तान में आज तो खैर भाजपा का मंच है, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम जब राजस्थान में जाते हैं 90% कभी भाजपा वाले हो जाते हैं, और उधर जाते हैं तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। आयोजक होटल में आके हमको चमका के जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी मत करना, इसके खिलाफ कुछ भी। वो एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया कि करना क्या। पिछली नवरात्रि में 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, हमें ही मालूम नहीं कि कौन से मंच पे क्या करना है। एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया। मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, वो सामने से अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा है, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा? तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात पर बजा दे, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने वापस ताली बजाई। हम तो क्या डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर, हमारा रोज का ही काम है। हालांकि मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी कांग्रेस को डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, सबसे मस्त टिप्पणी दे रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो सूचित करना। बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। अभी मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने मंच पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो उन्होंने कहा वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो तालियां अगली बात पे बजा देना। वो बोले वाह, तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है।
तो बहुत समय हो गया। एक वो नमकीन वाला आप बोल रहे हो, एक बार जरा ढंग से ताली बजा दो तो मैं सुना दूं कि समय की अपनी मर्यादा। देखो टेक्निक कहीं है, हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता और दूसरों को भी उलझाता। सही कह रहा हूँ। मेरा अभी यहाँ कुछ शांत हो गया, मैं शमशान पे गया, मैं लकड़ी जमा रहा था, पीछे से आया एक आदमी, बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगी, लकड़ी सीधी जमा चुभेगी, लकड़ी सीधी जमा चुभेगी। मन के तू सो रहा क्या? तू सो रहा हो तो गादी बिछवा दूं? जिसको जाना वो चुपचाप पड़ा हुआ, तू क्यों बीच में उछाले खा रहा है? बोला हिंदुस्तान में आदमी देखो नमकीन नमकीन की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं हो। पुलिस की कविता पढ़ दो जरा, एक बार जरा जोरदार ताली बजा, जरा सुनना हो तो। नमकीन सुनाओ नमकीन। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी वहाँ एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये नमकीन की दुकान कहाँ है? उसने कहा एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा और दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन, जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, हलवाई पुराने लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरखी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है, 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 क्विंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहां मैं चूक गया, मेरे से 50 क्विंटल पे बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सेव सासू जी को खानी के पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना। ताली बजा के फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 क्विंटल सेव बुक करी है। इनका किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तू सुन, हीरा लाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्ना लाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जमुना ढंग से बजाए एक बार जरा जोरदार। मतलब हमारे पास सब तरीके, हम तो सब टेक्निक जानते हैं। सही कह रहा हूं। मैं अभी दिल्ली वहाँ सोनी टीवी पे गया था। सही कह रहा हूँ। मैंने नवीन जी से पूछा, मैंने कहा मेरे को भी टीवी पे जाना, कोई स्कीम बताओ। बोले को तेरे को टीवी पे जाना है? मैंने कहा हाँ। बोले अपने एक 25 काम करो, 25-30 कापियां करो, एक सीडी सभी चैनल पे भेज दो, कहीं से ना कहीं से तेरा नंबर लगी जाएगा। मैंने अपनी बात मान ली, इनकी बात मानी, अपनी एक सीडी बनवाई, 25-30 कापियां करके एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया, बोले पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया? अच्छा मेरी नाक क्या थोड़ी सी लंबी? तो दूसरा फोन दूरदर्शन से आया, बोले रामायण फिर से बन रही और जटायु की आवश्यकता पड़ रही। वो तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी का है, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अमूल घी के पैकेट पे चिपकाएंगे। मैंने कहा लेना हो तो नवीन जी का ही लो, घी खाए हुए तो ये दिख रहे। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने के क्या परिणाम होते हैं। हालांकि देखो मैं भी घी खा के ही बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूं। सही कह रहा हूं। कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर, बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार, नहीं मिले तो घर में करते हत्याचार, और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से ढूंढ कर लाओगे? नवीन जी आप 1-2 बार। नवीन जी बहुत अच्छे मंच संचालक है, और 2-5 मिनट आप एक बार जरा बड़ी तालियों से नवीन जी को भी जरा सुने। आ जाओ नवीन जी।